नमस्कार साथियों, शिक्षण का जो टॉपिक अपना चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है जिस पर राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो विचार हैं उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षण विभिन्न प्रकार का होता है। यहाँ दोस्तों हम शिक्षण के विभिन्न आधार पर वर्गीकरण को देखें। सबसे पहले बात करें नियोजन के आधार पर शिक्षण। तो याद रखें, नियोजन के आधार पर शिक्षण है वो दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षण का मतलब है जो पूर्व नियोजित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से प्रदान किया जाए वो तो कहलाएगा औपचारिक शिक्षण, और जो गैर नियोजित ढंग से प्रदान किया जाए वो कहलाएगा अनौपचारिक शिक्षण। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण पढ़ें अपन उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर भी जो शिक्षण है वो तीन प्रकार का होता है। जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि शिक्षण के उद्देश्यों को तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं अपन: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। और उन्हीं तीन उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण भी तीन प्रकार का होता है: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। इसके बाद बात करें शासन के आधार पर। शासन के आधार पर भी शिक्षण तीन प्रकार का होता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण, ऐसी शिक्षण व्यवस्था या ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें अध्यापक का प्रभुत्व होता है वो कहलाता है एक तंत्रात्मक शिक्षण। दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षण। ऐसा शिक्षण जिसमें छात्रों की सहभागिता हो वो कहलाएगा प्रजातांत्रिक शिक्षण। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ऐसा शिक्षण जो बाल केंद्रित हो, यानी हस्तक्षेप रहित शिक्षण को आप बाल केंद्रित शिक्षण भी कह सकते हैं। तो शासन के आधार पर भी शिक्षण तीन प्रकार का होगा। इसके बाद वर्गीकरण का चौथा आधार है शिक्षण स्तर के आधार पर। जैसा हमें पता है कि शिक्षण के तीन स्तर माने गए हैं: चिंतन स्तर, बौद्ध स्तर और स्मृति स्तर। उसी आधार पर शिक्षण है वो तीन प्रकार का होगा: एक स्मृति स्तर शिक्षण, एक बौद्ध स्तर शिक्षण और एक होगा चिंतन स्तर शिक्षण। इसके बाद पांचवा वर्गीकरण अपन बात करें क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर भी शिक्षण को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है प्रदर्शन करना और तीसरा है क्रिया करना।
प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन करना और क्रिया करना। इसके बाद लास्ट वर्गीकरण पढ़े अपन स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर शिक्षण दो प्रकार का होता है, एक वर्णनात्मक और एक उपचारात्मक। दोबारा देखें, क्योंकि हमें पता है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं से प्रभावित होती है। शिक्षण पर राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, आर्थिक समस्त विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षण के विभिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करें अपन नियोजन के आधार पर। नियोजन के आधार पर शिक्षण दो प्रकार का होता है। यदि पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण प्रदान किया जाए तो वो औपचारिक शिक्षण कहलाएगा। गैर नियोजित ढंग से शिक्षण प्रदान किया जाए तो वो अनौपचारिक शिक्षण कहलाएगा। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमें पता है कि शिक्षण के तीन उद्देश्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और उसी आधार पर शिक्षण भी तीन प्रकार का होगा, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। इसके बाद शासन के आधार पर शिक्षण की बात करें तो तीन प्रकार का होगा, एक तंत्रात्मक शिक्षण, इसे आप कह सकते हैं शिक्षक के प्रभुत्व वाला शिक्षण। प्रजातांत्रिक शिक्षण को कह सकते हैं आप छात्रों की सहभागिता वाला शिक्षण। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण को आप कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। इसके बाद बात करें शिक्षण स्तर के आधार पर, जैसे आपको पता है शिक्षण के तीन स्तर माने गए हैं। सर्वप्रथम प्रारंभिक कक्षाओं में स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और उच्च कक्षाओं में चिंतन स्तर। तो शिक्षण के तीन प्रकार हैं, स्मृति स्तर शिक्षण, बौद्ध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर शिक्षण। इसी प्रकार क्रिया के आधार पर भी शिक्षण को तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन करना और क्रिया करना। स्वरूप के आधार पर दो प्रकार का होगा, वर्णनात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अब इसके बाद आगे अपन बात करते हैं शिक्षण की व्यूह रचनाएं। व्यूह रचना, शिक्षण की व्यूह रचना है वो उन युक्ति, उपाय या साधनों को कहा जाता है जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कहने का मतलब वो समस्त युक्ति, उपाय या साधन जो अध्यापक के शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं उनको शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। याद रखें, शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग अध्यापक शिक्षण के दौरान करता है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व और व्यवहार है वो भी शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। शिक्षण की व्यूह रचनाओं को अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो शिक्षण व्यूह रचनाएं जिसमें अध्यापक का प्रभुत्व होता है उनको कहा जाता है प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचनाएं। और एक वो शिक्षण व्यूह रचनाएं जिनमें छात्रों की सहभागिता होती है उनको कहा जाता है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचनाएं। तो शिक्षण व्यूह रचनाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली है प्रभुत्ववादी, यानी वो शिक्षण व्यूह रचनाएं जिनमें शिक्षण का निर्धारण, शिक्षण संबंधी जो गतिविधियां, क्रियाएं हैं उनका निर्धारण है, नियोजन है, संचालन है आदि का दायित्व अध्यापक का होता है। इन व्यूह रचनाओं का उद्देश्य या इनमें अपन बात करें तो मुख्यतः ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरी शिक्षण व्यूह रचनाएं प्रजातांत्रिक व्यूह रचनाएं जिनमें ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ छात्रों को महत्व दिया जाता है। इनकी रचना छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होती है, जबकि इनमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचनाओं में अगर अपन उदाहरण की बात करें तो मुख्यतः जो अपनी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां हैं वो प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचनाओं में आती हैं। जैसे कहानी विधि है, व्याख्यान विधि है, ये प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। और प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचनाओं में जैसे प्रायोजना विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ये प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचनाओं के अंतर्गत आते हैं।
अब इसके बाद आगे अपन बात करें शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र। इनके लिए जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षण सूत्र हैं, खोजे गए, आविष्कार किए गए। तो यहां याद रखें शिक्षण सूत्र हैं, उनकी खोज की गई है। कहने का मतलब इनका आविष्कार नहीं हुआ है, इनकी खोज की गई है। अक्सर अपने दिमाग में होता है कि खोज और आविष्कार दोनों एक ही चीज होती हैं, तो याद रखें खोज और आविष्कार दोनों में भिन्नता है। आविष्कार का मतलब है किसी वस्तु का निर्माण करना, वह वस्तु जिससे पहले दुनिया परिचित नहीं है या जो दुनिया में पहले मौजूद नहीं थी, उसका निर्माण करना, वो तो कहलाएगा आविष्कार। और जो पहले से अपने पास उपलब्ध हैं उनकी पहचान करवाना है, वो कहलाएगा खोज। तो याद रखें शिक्षण सूत्र है, उनका आविष्कार नहीं हुआ बल्कि इनकी खोज की गई है। और इन शिक्षण सूत्रों की खोज के बारे में आगे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किन विद्वानों का शिक्षण सूत्रों की खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आप यहां याद रखें, एक तो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, एक है कॉमेनियस और एक है रूसो पेस्टोलॉजी। ये वो प्रमुख विद्वान हैं जिनका शिक्षण सूत्रों की खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब प्रमुख मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हैं कौन से, उनकी बात करें अपन। तो देखो, पहला जो शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहां ज्ञात का अभिप्राय पूर्व ज्ञान से है, अर्थात छात्रों को शिक्षण है वो इस प्रकार से प्रदान किया जाए कि उनके पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान का अधिगम करवाया जाए। उस शिक्षण सूत्र को आप कहोगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है सुगम से कठिन की ओर। तीसरा है सरल से जटिल की ओर। कहने का मतलब पहले सरल विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान किया जाए, फिर उसके बाद जटिल विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान किया जाए। इसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर है पूर्ण से अंश की ओर। याद रखें इस शिक्षण सूत्र के बारे में आपको एक विशेष प्रश्न याद रखना है। इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर इकाई योजना का निर्माण हुआ है। प्रश्न आ जाता है इकाई योजना का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो याद रखें वो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यहां विश्लेषण से अभिप्राय है विषय वस्तु को बिखेरना, और संश्लेषण का मतलब है एकत्रित करना। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसी प्रकार मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, फिर है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। अगला शिक्षण सूत्र है
अनिश्चित से निश्चय की ओर उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। दोबारा देखें, आपको इनसे संबंधित जो प्रश्न आता है वो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र है या नहीं है। तो आपको एक सामान्य तौर पर इनको याद रख लें। पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सुगम से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। और यहाँ याद रखने वाली बात है कि इकाई योजना का निर्माण इसी सूत्र पर आधारित है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, अनिश्चित से निश्चय की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके अलावा समीप से दूर की ओर। जैसा आपने देखा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों को अपने आसपास के वातावरण का, संस्थाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसके बाद उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी शिक्षण है वो समीप से दूर की ओर होना चाहिए। तो ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हैं। अब इसके बाद बात करें शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत, जैसा आपने पहले पढ़ा है कि शिक्षण को कला व विज्ञान दोनों माना जाता है। कला इसलिए मानते हैं कि शिक्षण में कला की भांति प्रशिक्षण और अनुभव से सुधार किया जा सकता है। और इसे विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, तथ्य और तर्क पर आधारित होता है तथा इसके निश्चित नियम, सूत्र और सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ अपन बात शिक्षण के सिद्धांतों की करने जा रहे हैं। इनमें पहला सिद्धांत है जीवन से संबंध का सिद्धांत। जीवन से संबंध का सिद्धांत। याद रखें, मानव प्रकृति से ही, अपने स्वभाव से ही उस कार्य को करने में अधिक रुचि लेता है जिसका संबंध उसके जीवन से होता है। इसलिए अध्यापक को भी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का संबंध छात्र के जीवन से स्थापित करके शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि छात्रों में रुचि उत्पन्न की जा सके। इसके अलावा छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में कर सके। याद रखें, एनसीएफ 2005 में भी विषय वस्तु का जीवन के साथ संबंध पर जोर दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करती है, तत्पर करती है, और ये तब तक प्रभावी होती है जब तक कि वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए अध्यापक को भी अभिप्रेरणा या प्रेरणा का प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए। छात्रों को प्रेरित करते हुए शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा है रुचि का सिद्धांत। मानव स्वभावतः उस कार्य को करने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। यानी मानव रुचिपूर्ण कार्य को करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। और याद रखें दोस्तों, आनंददायी वातावरण है वो अधिगम में सहायक होता है। इसलिए इस रुचि
का उपयोग करते हुए, यानी छात्रों का की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करके यदि शिक्षण प्रदान किया जाए तो अधिगम अधिक स्थायी व स्पष्ट होगा। इसके बाद चौथा जो सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत याद रखें, मानव स्वभावतः ही क्रियाशील होता है। जैसा हम छोटे बालक को भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए देख सकते हैं, तो क्यों न छात्र की क्रियाशीलता को आधार बनाकर ही शिक्षण प्रदान किया जाए, अर्थात छात्रों को इन्वॉल्व करके शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उनकी सहभागिता से, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि अधिगम अधिक स्थायी हो सके। इसके बाद पांचवा सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। दोस्तों, ज्ञान विस्तृत होता है। एक ही विषय वस्तु के संबंध में हम विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान एक विस्तृत रूप है और उस विस्तृत ज्ञान में से छात्र की मानसिक योग्यता के आधार पर, उसके मानसिक स्तर के आधार पर उपयुक्त ज्ञान का चयन करके शिक्षण प्रदान करना ही चयन का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद है विभाजन का सिद्धांत। जैसा अभी अपन ने बात की कि ज्ञान विस्तृत होता है और उस विस्तृत ज्ञान को एक साथ प्रदान करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छात्र एक साथ अधिक विषय वस्तु का अधिगम नहीं कर पाता। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षण के दौरान विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके शिक्षण प्रदान करे। इसके बाद सातवां जो शिक्षण का सिद्धांत है वो है नियोजन का सिद्धांत। याद रखें, यहाँ नियोजन का मतलब है पूर्व योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण प्रदान करना। वही कार्य सफल होता है जो पहले योजना बनाकर आयोजित किया जाता है। तो शिक्षण रूपी प्रक्रिया को भी सफल बनाने के लिए, शिक्षण व अधिगम में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए नियोजन का उपयोग करते हुए शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। वो कहलाएगा आपका नियोजन का सिद्धांत। इसके बाद आठवां जो सिद्धांत है वह है सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट, और हर्बर्ट ने यह बताया कि कोई अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय यदि उस विषय का संबंध अन्य विषय से स्थापित कर दे तो शिक्षण अधिक रुचिकर, सरल, बोधगम्य, वास्तविक, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बन जाता है। इसलिए शिक्षण के दौरान अध्यापक को भी अपने विषय को पढ़ाते समय यदि वह उस विषय का संबंध अन्य विषयों के साथ स्थापित करके पढ़ाए तो अधिगम आसान होगा। इसके बाद नौवां जो शिक्षण सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जैसा हमें पता है कि एक कक्षा में सभी छात्रों की योग्यता व क्षमता एक जैसी नहीं होती। उनकी जो मानसिक योग्यताएं हैं, उनकी शारीरिक योग्यताएं हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए अध्यापक को छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसे कहते हैं अपन व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। फिर है 10वां शिक्षण सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जैसा आपने पढ़ा है कि शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है और शिक्षण का आयोजन किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए शिक्षण में यह क्षमता होनी चाहिए
कि वह किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो, सक्षम हो। इसके बाद 11वां जो शिक्षण का सिद्धांत है वो है आवर्ती या दोहराव का सिद्धांत। याद रखें, आवर्ती या दोहराव अधिगम को स्थायित्व प्रदान करता है। अगर शिक्षण में आवर्ती या दोहराव का उपयोग किया जाए तो अधिगम स्थायी होता है, इसलिए अध्यापक को आवर्ती व दोहराव का उपयोग करते हुए शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार अगला शिक्षण सिद्धांत है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यहां पर अध्यापक से लोकतांत्रिक व्यवहार की अपेक्षा की गई है कि अध्यापक सभी छात्रों को समान नजर से देखें, सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करें तो शिक्षण अधिक प्रभावी होगा। इसको कहेंगे आप लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इसके बाद लास्ट अपन बात करें वो है ज्ञान की कर्मिकता का सिद्धांत। कहने का मतलब प्रदान किए जाने वाले ज्ञान में तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये है अपने शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत।